तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी बेसिक सर्किट में हम किरचॉफ लॉ को स्टडी कर चुके थे और हम लोगों ने जाना था वोल्टेज डिवीज़न और करंट डिवीज़न के बारे में, जिसमें से वोल्टेज डिवीज़न मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था और करंट डिवीज़न के लिए मैंने एक सवाल पूछा था कि आर एन के अक्रॉस अगर यहाँ पर बहुत सारे मल्टीपल रजिस्टर एक किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में पैरेलली लगे हुए हैं तो उनमें से किसी आर एन कंपोनेंट आर एन रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा। मैंने बात की है करंट डिवीज़न की। चलो एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। करंट डिवीज़न, करंट डिवीज़न के लिए जो मैंने सर्किट बनाया था वो इस तरीके से था। यहाँ पर वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज है, यहाँ पर ये R1 है एंड देयर आर मैनी मोर रेजिस्टेंस इन दिस सर्किट। मान लो हमें किसी nth रेजिस्टेंस यानी कि Rn पर वोल्टेज ड्रॉप फाइंड आउट करना है। तो ये मैंने कल भी बताया था कि अगर रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में कनेक्टेड हैं या सीरीज़ में कनेक्टेड हैं तो क्या चीज़ें सेम रहती हैं। अगर वो सीरीज़ में कनेक्टेड है तो उनमें बहने वाली धारा समान होगी, लेकिन रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो हमारा क्या इक्वल रहता है, वोल्टेज। तो अगर मैंने पूछा Rn के अक्रॉस, दिस इज़ Rn के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज सेम होगा, Vs ही होगा, क्योंकि ये सारे, इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि हमारे जो Vs का एक सिरा ये है, इससे हमारे सारे कनेक्टेड हैं, R1, R2, लेट इट बी Rn, और दूसरा जो Vs का सिरा है वो भी हमारा इधर से कनेक्टेड है। तो वोल्टेज ड्रॉप सेम होगा जो कि Vs के बराबर होगा। लेकिन ये सिर्फ एक ट्रिक था कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आनी चाहिए कि हमने जो सीखा रजिस्टर को सीरीज़ में लगाना है पैरेलल में लगाना, वो आपको ध्यान है कि नहीं। लेकिन करंट डिवीज़न अपने आप में एक चीज़ है। जैसे हमने वोल्टेज का डिवीज़न किया यानी कि Rn के अक्रॉस हमने वोल्टेज ड्रॉप पता किया था, तो करंट डिवीज़न में हमको क्या फाइंड आउट करना है, Rn के अक्रॉस कौन सी धारा, कितनी धारा बहेगी, क्योंकि इसमें क्या होगा, वोल्टेज समान है बट सब में धारा अलग अलग बहेगी। इसमें I1 है, इसमें I2 है, यहाँ पर In है। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि इसमें धारा कितनी बहेगी। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कि इसके हमारे पास ओम्स लॉ जो है एक काफ़ी बड़ी चीज़ है। ओम्स लॉ में हम जानते हैं कि ओम क्या होता है, V=IR, ठीक है। मान लो ये काफ़ी बड़ा एक जर्नल है, पर इस करंट डिवीज़न को समझने के लिए हम इसको एक छोटे से सर्किट में इम्प्लाई करके देखते हैं। पहले मान लिया मेरे पास वोल्टेज है V और ये मैंने माना कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा है जो पैरेलल में, वो है R1। हम सिर्फ दो ही रेजिस्टेंस पैरेलल में लेके एक बार इसको सॉल्व करके देखते हैं। दूसरा है R2। यहाँ पर तो धारा I बह रही है, यहाँ पर धारा कितनी है, I1, और यहाँ पर करंट होगा आपका I2, ठीक है। अब हमारे पास I की वैल्यू अगर हमें निकालनी हो तो I कितना होगा हमारे पास, ओम्स लॉ क्या होता है, V=IR। R क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस हमारे दो रेजिस्टर पैरेलल में लगे हुए हैं तो वो हमारे पास कितने हो जाएंगे, VS/R, लेट इट बी। यहाँ पर R जो है, R की वैल्यू कितनी होगी, R इसके लिए होगा 1/R। हमारे पास क्या हो गया, 1/R1 प्लस 1/R2। सो R विल बी R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। पैरेलल से हमने निकाला, और या फिर हम कह सकते हैं 1/R हमारे पास क्या आ गया, VS/R1 R2 इंटू R1 प्लस R2। ये आपके पास क्या आ गई, टोटल करंट आ गई। टोटल करंट सर्किट की वैल्यू, टोटल करंट की हमारे पास कितनी आ रही है, ये आ गया, ठीक है। हमने क्या किया, पहले टोटल रेजिस्टेंस निकाला R, और उस टोटल रेजिस्टेंस की मदद से हम टोटल धारा
कंप्लीट धारा सर्किट में बहने वाली वो निकाली, ये वैल्यू आ गई। लेकिन अब हमें पता करना है कि हमारे पास I2 क्या है। तो फिर से अगर हम ओम्स लॉ की बात करें तो V = अगर IR है, क्योंकि हमने क्या किया, सर्किट को एक अलग सर्किट इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करके तब निकाला है। लेकिन वैसे V की वैल्यू क्या होगी, VS आपका क्या होगा, I1 R1 = I2 R2। जो वोल्टेज सप्लाई है वो आपका यही होगा, क्योंकि जो VS की वैल्यू जो है, जो यहाँ पर है, सेम ही यहाँ पर होगी। ठीक है, तो अब हम निकाल सकते हैं V = I1 R1 से वैल्यू निकाल सकते हैं। VS = I1 R1 से हम अगर वैल्यू निकालें तो हमारे पास I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, VS/R1, VS/R1। और यहाँ पर अगर हम देखें इस फॉर्मूले से, ठीक है, VS की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, I × R1 R2 R1 + R2। VS की वैल्यू इस वाले फॉर्मूले से हमने VS की वैल्यू रखी × 1/R1। तो R1 से R1 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास फॉर्मूला आया कि टोटल करंट जो उसमें बह रही है, ठीक है, इनटू वो रेजिस्टेंस जिसमें हमें ज्ञात करनी है धारा, उसके अपोजिट वाला। जैसे अगर हमने I1 निकाला है ना, हमने यहाँ पर क्या निकाला, अभी I1 निकाला है। अगर I2 निकालेंगे तो यहाँ पर R2 आ जाएगा। तो हमें I1 चाहिए, ये इसके अपोजिट कौन सा है रजिस्टर, R1 के अपोजिट R2, तो R2 आ गया अपॉन R1 + R2। सिमिलरली जैसे आपने I1 निकाला, आप I2 निकाल सकते हैं। I2 में क्या हो जाएगा, I × R1, क्योंकि यहाँ पर I2 किस में बह रही है, R2 में। R2 के अपोजिट क्या है, R1। तो ये हमारा क्या हो गया, करंट डिवीज़न है। तो हम यहाँ पर एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में करंट किस तरीके से डिवाइड हो रही है, अगर वो पैरेलल में कनेक्टेड है, ये हमें इस लॉ से पता चलता है। नेक्स्ट चीज़ एक और छोटी सी चीज़ है, जो है कि आपका इम्पीडेंस। हम अब तक पढ़ते आए हैं DC जो सर्किट होते हैं, मोस्टली DC सर्किट के बारे में हमने जाना है। तो DC सर्किट की बात करें मतलब हम प्योरली रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास कैपेसिटर भी है और इंडक्टर भी है। कैपेसिटर और इंडक्टर, इनका जो ये करंट के लिए इनका, यानी कि जो भी रेजिस्टेंस नहीं कहना चाहिए उसको, रिएक्टेंस कहते हैं। तो वो जो प्रतिघात है, हिंदी में उसको प्रतिघात कहते हैं, वो प्रतिघात आपका वो इमेजिनरी माना जाता है। मतलब एक रेजिस्टेंस प्योरली आपका रियल पार्ट है और रिएक्टेंस आपका इमेजिनरी पार्ट है। इन दोनों को कंबाइन करके हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्रिएट करते हैं, जो कि आपके सर्किट का टोटल कितना प्रतिबाधा है, प्रतिबाधा हिंदी में, इंग्लिश में इम्पीडेंस कहते हैं, टोटल कितना इम्पीडेंस है वो बताती है। इम्पीडेंस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इम्पीडेंस इज डिनोटेड बाय Z, ठीक है। और जैसे कि ओम्स लॉ हमने सिर्फ DC के लिए अभी तक पढ़ा है, V = IR, उसकी एक जर्नल फॉर्म क्रिएट की। हमें रेजिस्टेंस के लिए पता है, रेजिस्टेंस के लिए V = IR ओम्स लॉ। कैपेसिटर के लिए हमारे पास V = I/, और वी कैन से IR I/J⍵C। उसी तरीके से इंडक्टेंस के लिए आपके पास वोल्टेज और I में क्या रिलेशन है, V = J⍵L/I। रेजिस्टेंस में वोल्टेज और धारा के बीच का रिलेशन हमारा ओम्स लॉ है। इसी तरीके से हमने कैपेसिटेंस के लिए वोल्टेज और धारा का जो रिलेशन है वो उसका फॉर्मूला हमें पता है, इंडक्टेंस के लिए भी हमें पता है। इन तीनों फार्मूलों को कंबाइंड करके हम लोग क्या कह रहे हैं, हम एक जर्नल निकाल रहे हैं। अगर हम मान लें, यानी कि ये आपका क्या कर रहा है, 1/, यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, R लगभग कैसा है यहाँ पर
1/j⍵c, ठीक है। यहाँ पर कितना है j⍵l। अगर हम इस पार्ट को देखें, हमारे पास R के इक्विवेलेंट कौन सा पार्ट आ रहा है 1/j⍵c व्हेन कैपेसिटर इज देयर एंड j⍵l व्हेन इंडक्टेंस इज देयर। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो है, ये दोनों हमारी जो इमेजिनरी टर्म्स हम लोग j के साथ लगा हुआ है, ये मिला के हमारे पास v इक्वल टू, हमने एक जर्नल बना लिया v इक्वल टू I Z। और Z को हम क्या कह रहे हैं, उस सर्किट का, उस परिपथ का प्रतिबाधा, उस परिपथ की, उस सर्किट की इम्पीडेंस की बात कर रहे हैं हम लोग। तो Z अपने आप में क्या होगा R प्लस I G, वेर R जो है आपका वो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिव पार्ट है, ठीक है। G आपका रिएक्टिव पार्ट है। हम लोग सिर्फ DC की बात करते हैं तो R की बात करते हैं, जब AC की बात करते हैं तो हमारे पास C और L भी होते हैं। तो इस तरीके से जब हमारे पास एक कोई सर्किट है जिसमें DC AC दोनों हो तो हम वहाँ पर प्रतिबाधा की बात करते हैं। प्रतिबाधा हमारे पास एक जर्नलाइजेशन है ओम्स के रूल का। इम्पीडेंस क्लियर हुआ। इम्पीडेंस के साथ ही एक चीज़ होती है एडमिटेंस, उसको भी यही समझ लेते हैं। एडमिटेंस को हम Y से डिनोट करते हैं और Y इज़ नथिंग बट जस्ट द रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस। कई बार सर्किट एनालिसिस में हमारे पास Z जब पैरेलल में होता है तो 1/Z उसको सॉल्व करने के लिए, उसको इजी करने के लिए हम 1/Z की जगह क्या रख लेते हैं, एडमिटेंस, प्रवेशता, एडमिटेंस यानी कि Y की ओर रखकर उस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास अब हम लोग कल हम लोगों ने बात की थी कि हम आज डिस्कस करेंगे नोड एनालिसिस और मैश एनालिसिस को। कल किरचॉफ्स लॉ के बारे में जब मैंने आपको बताया था तो मैंने बताया था कि किरचॉफ्स ने दो लॉ दिए, एक करंट लॉ और एक वोल्टेज लॉ। जहाँ पर करंट लॉ आपका क्या कहता है, समीशन I इज इक्वल टू 0 एट ए नोड, किसी नोड पर धाराओं का एल्जेब्रिक सम 0 होगा। सिमिलरली किसी मैश के अंदर आपका वोल्टेज बराबर होगा किसके, सभी वोल्टेज का एल्जेब्रिक सम भी आपका क्या होगा, 0 होगा। दैट इज़ द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं मैश एनालिसिस की और नोडल एनालिसिस की। चलो इनको साइड बाय साइड कंसीडर कर इसको समझ लेते हैं। एंड मैश एनालिसिस और नोड एनालिसिस को समझने के लिए हम लोग पहले एक सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। उस सर्किट को कॉमन लेते हुए हम लोग स्टेप्स को डिस्कस करेंगे कि इस एनालिसिस के लिए हम क्या क्या स्टेप्स यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक कॉमन ही डायग्राम बना रही हूँ, दोनों के लिए कॉमन सर्किट बना लेती हूँ। प्लस माइनस V2 and this is V1, this is also plus minus। यहाँ पर हम अब तक क्या यूज़ करते हैं, R1 R2, बट मैं सिंबल भले ही रेजिस्टेंस का शो कर रही हूँ, लेकिन अब हम Z कंसीडर करेंगे, ठीक है। जब हम जर्नल बात कर रहे हैं AC DC दोनों हमारे पास हो सकती हैं, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, Z कंसीडर करेंगे। और ये डायग्राम एक बार मैं क्लियरली आपको बना देती हूँ। दिस इज ओवर Z1, बुक में Z1, Z2, Z3, वैसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कोई भी नंबर दे सकते हो, Z4, Z5। अब हम बात करते हैं मैश एनालिसिस की। मैश एनालिसिस यानी कि मैश हमारे पास कितने हैं, 1, 2 एंड 3। पहली चीज़
तो मैश एनालिसिस को करते हुए हम लोग क्या करेंगे, करंट, हर मैश में करंट देंगे। तो हमारे पास अगर हमारे पास क्या है, 3 मैश हैं, तो लेट इट बी स्मॉल I1 एंड देयर इज़ I2 एंड देयर इज़ I3, और इन सभी की डायरेक्शन एक ही तरफ होगी। इन सभी मैश में हम डायरेक्शन एक ही साइड, या तो क्लॉकवाइज करो या एंटी क्लॉकवाइज करो, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए आप जो इसमें डायरेक्शन आर्बिट्रेरी दे रहे हो वो एक ही साइड में प्लेस होनी चाहिए। सेकंड, आप क्या करोगे, एक मैश को लो, ठीक है, किसी, मान लो मैश 1, पहला स्टेप समझ में आया। आपने सर्किट में क्या किया, आपने एक मैश करंट को फ्लो किया, और मैश करंट सारे के सारे मैसेस में कैसी होगी, सेम डायरेक्शन में होगी। अब हम एट फर्स्ट मैश की बात कर लेते हैं। इन मैश 1 में हम लोग क्या करेंगे, अब किरचॉफ लॉ लगाएंगे। अगर किरचॉफ लॉ लगाएं, यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, मैश के अंदर मैंने बताया ही था कल, मैश पे क्या लगेगा आपका, KVL और KCL। KVL है ना, वोल्टेज, किसी मैश में वोल्टेज की बात कर रहे हैं हम लोग। तो अब क्योंकि धारा हमारी देखो यहाँ से यहाँ बह रही है, इसको स्टडी कर लेते हैं एक बार, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है, अगर नहीं समझ में आएगा। ओके, दिस इज़ Z4, दिस इज़ Z5, यहाँ करंट इस तरीके से इस डायरेक्शन में है, इसको बोला मैंने I1, और ये मैश आपका है 1, है ना। ये मैश है आपका I2 करंट है, और 2 नंबर ये मैश है, ये 3 नंबर का मैश है, और इसमें जो धारा बह रही है उसको हमने कहा है I3। क्लियर। अब हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं, हम लोग क्या लगाएंगे इसमें, KV। पहला स्टेप तो समझ में आया कि हमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एक ही डायरेक्शन में मैश करंट सप्लाई करनी है। सेकंड स्टेप आपका क्या है कि आपको KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाना है हर एक मैश पे किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाना है। तो मान लो अगर मैं इस वाले में लगाऊंगी, तो इसको समझो, हम लोगों की करंट यहाँ से जा रही है, यानी कि प्लस वाले सिरे से निकल रही है, ठीक है, और तो हमारे पास V1 प्लस आएगा, V1 प्लस I1 Z1 प्लस I1 Z2। ओके, करंट आपका जो है एंटर किस तरफ से कर रहा है हमें वो देखना है। करंट यहाँ पर नेगेटिव सिरे से एंटर कर रहा है, तो आपका वोल्टेज जो सोर्स है उसकी वैल्यू कैसे आएगी, -V1। यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि जो हमारे पास ये है वोल्टेज सोर्स है, इसमें हम करंट, इसको सॉल्व करते हुए माइनस साइन लेना है या प्लस साइन लेना है, इसको सिर्फ हम इस चीज़ से ध्यान कर सकते हैं कि धारा इस सोर्स में किधर से प्रवेश कर रही है। अगर वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ से आ रही है तो उसकी वैल्यू प्लस होगी, अगर वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ से उसके अंदर जा रही है तो उसकी वैल्यू माइनस होगी। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर देखो I1 Z2, I1 भी इस Z2 में इस डायरेक्शन में है, बट इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या है I2, सॉरी ये Z2 नहीं Z4 है, तो I1 Z4, इस Z4 में एक डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में I1 जा रही है और I2 हमारी इस डायरेक्शन में जा रही है, तो I2 यानी कि माइनस I2 Z4। ये क्लियर हुआ। हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गई, ये हमारे पास किसके बराबर होगा, 0। ठीक है, एक इक्वेशन ये आ गई। एक इक्वेशन इसी तरीके से हमारे पास सेकंड लूप के लिए आएगी, और ऐसी ही एक इक्वेशन हमारे पास आएगी थर्ड लूप के लिए। अब हमारे पास हमें क्या क्या पता करना है, हमें इन 3 करंट्स को पता करना है जो हमने दी थी, I1, I2, I3, और हमारे पास 3 मैसेज पे KVL लॉ लगाकर कितनी इक्वेशन आ रही हैं, 3 इक्वेशन आ रही है। अगर आपको 3 वेरिएबल फाइंड आउट करने हैं और आपके पास 3 इक्वेशंस हैं, तो आप क्या कर सकते हो, डिटर्मिनेंट मेथड यूज़ करके उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो।